नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट उनकी गारंटियों को जमीन पर उतारने वाला होगा। उन्होंने विपक्ष के सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि अब देश के लिए लड़ाई लड़ें और जनवरी 2029 तक देश के लिए काम करें। उन्होंने पिछले सत्र में अपने भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा गया, इसका लोकतांत्रिक परंपरा में कोई स्थान नहीं है। इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। और आज पीएम मोदी ने पिछले सत्र की यादें भी ताज़ा की, जिसमें उनके भाषण के दौरान
विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। इस पूरे मामले के बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। तारीख 2 जुलाई, स्थान लोकसभा। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे। सबको इंतजार था उनके भाषण का, इस बात का भी कि नेता विपक्ष की कुर्सी संभालने वाले राहुल गांधी के हमलों का वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही पीएम बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। जस्टिस फॉर मणिपुर का नारा लगाते हुए विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। हम देशवासियों को विकसित होता है। लेकिन इस नारेबाजी के बीच ही पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। इस घोटालों की दुनिया ने कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। एक तरफ पीएम का भाषण चलता रहा, दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा भी। सरकार ने बाद में आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसदों को वेल में जाने के लिए राहुल गांधी ने उकसाया। पीएम उस दिन करीब 2.25 घंटे तक बोले। 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। एक एक कर विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। कांग्रेस पर परजीवी होने का आरोप भी लगाया। अगले दिन राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के समय भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया जाए। बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में शामिल लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ये प्रतिबंध 1966 से लागू था। जहां संघ ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरएसएस अगले साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष मनाने जा रहा है। इस बीच संघ की गतिविधियों को लेकर ये बड़ी खबर आई है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, लेकिन डीओपीटी के इस आदेश को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगाने का आदेश बदला जा रहा है। संघ ने इस फैसले का स्वागत किया। तत्कालीन सरकार ने
शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जो एकदम निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के मुताबिक 4 जून को लोकसभा परिणाम आने के बाद संघ और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद मोदी सरकार ने 58 साल पुराना वो फैसला पलट दिया जो वाजपेयी सरकार के वक्त भी जारी था। आरएसएस से कहने के लिए सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सारे राजनीतिक फैसले वही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, सारे चीज़ के फैसले वही होते हैं। सारी नीति निर्धारित वहीं से होती है और वो अपने आप को सांस्कृतिक कहते हैं, लेकिन सच्चाई से काफ़ी दूर है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। जाहिर है इस फैसले पर राजनीति अभी और तूल पकड़ेगी। दिल्ली में राजीव रंजन के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जिन दुकानदारों ने नेम प्लेट लगाई थी, उन्होंने इसे अब हटाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। उत्तराखंड और यूपी में जो कांवड़ मार्ग है, उस रूट पर जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, ठेले हैं, होटल हैं, उन पर जो एक आदेश दिया गया था कि सब अपना नाम पता लिखेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जो विक्रेता है, जो भी वहाँ पर बेचने वाला है, चाहे होटल हो, चाहे ठेली हो, खाने पीने की जो चीज़ बेचेगा, उसको नाम पता लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मालिक का, ना ही किसी कर्मचारी का। और एक अंतिम आदेश जारी करके इस पर रोक लगाई है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी उठाया, जो बेंच हेड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि क्या जो यात्रा करने वाले हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अनाज है वो किस कम्युनिटी के व्यक्ति ने उगाया हो। तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह अपीयर हुए, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी के लिए ये एक आर्थिक बहिष्कार है, एक पहचान के आधार पर बहिष्कार है, उनके लिए एक आर्थिक मौत की तरह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और भारत में इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये जो आदेश है भले ही स्वैच्छिक लिखा गया है, लेकिन स्वेच्छा से है नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई करेगा। तो बड़ी राहत इस रूट के जो लोग थे, उनके जो सामान वहाँ बेच रहे हैं खाने पीने का, उनको बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्या सामान बेच रहे हैं वो तो वो लगाएं, लेकिन नाम, पता, मालिक या कर्मचारी का ना लगाएं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री सोरिंग टोब्गे आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। इससे पहले उनके वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गुजरात की परंपराओं के हिसाब से शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर गुजरात की कला संस्कृति को दिखाने वाले कई कार्यक्रम भी पेश किए गए। भूटान नरेश 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं।